चलिए मित्रों, तो आरंभ करते हैं आज का दिन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये है हमारे बहुत ही सीनियर बड़े विद्वान डॉक्टर एन के सोनी। और उनसे मैंने इसमें उनका एक प्रेजेंटेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उनका पूरा प्रेजेंटेशन ही उनसे बोरो कर लिया। हमने कहा अगर हम भी इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन देना पसंद करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने ये मुझे स्लाइड सेट प्रोवाइड कराया। तो डॉक्टर सोनी को धन्यवाद देने के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगले 25 वर्षों में बढ़ने का अनुमान इसका अलार्मिंग है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि 50% इंक्रीज हो जाएगी। आज अगर हम 72 मिलियन अपने आप को कहते हैं तो 134 मिलियन, ये लगभग दोगुने होने पे जा रहा है। तो यह जो स्थिति है यह बहुत भयावह है, और हमें यह समझना है कि कहाँ कैसे किस प्रकार इंटरफेयर करके इसका प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं। देखिए, कुछ हम लोग ने जो पहले डिस्कस किया, जो पिछले साल के जो मॉड्यूल्स थे उनमें, और थोड़ा इस प्रेजेंट मॉड्यूल्स में भी, कि जैसे जैसे हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ता है, कैलोरी इंटेक एक्स्ट्रा फैट एनर्जी एक्स्ट्रा फैट के रूप में स्टोर होती जाती है। सर्वप्रथम ये एनर्जी स्टोर होती है सबकुटेनियस फैट में। हमारा अधिकतर आप ध्यान देंगे कि जो पेट में स्किन के नीचे सबकुटेनियस फैट है वह, या बाकी लूज यहाँ पे सबकुटेनियस स्पेसेस हैं, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट, हमारे फोर आर्म्स में फोर आर्म्स के नीचे का भाग, हमारे हिप, थाई। तो ये कुछ जगह जहाँ पे सबकुटेनियस टिश्यू बहुत सॉफ्ट होता है, लैक्स होता है, वहां पे बहुत आसानी से इकट्ठा होता है यह फैट। और इसके बाद जब और ज्यादा होने लग जाता है तब यह दूसरे स्थानों पे, जैसे नेक, शोल्डर, स्टेपला, ये जब देखेंगे जो बफेलो हम बन जाता है, ये जो जगह है सबकुटेनियस स्पेसेस जिसमें बाद में इकट्ठा होता है। और आगे बढ़ने पर यह हमारा इंट्रा एब्डोमिनल लोकेशन पे पहुंचने लग जाता है। तो सबसे पहले अधिकांश सबकुटेनियस फैट, साथ साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा लेट स्टेजेस में इंट्रा एब्डोमिनल फैट। जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है, जो ओमेंटम में पेरिटोनियम के अंदर जो इकट्ठा हो रहा है, वह सीधे सीधे हमारे लिवर और पैंक्रियास और इंटरनल ऑर्गन्स में वहां से होने वाली ब्लड सप्लाई ड्रेन करती है। तो जो स्टोरेज फैट है उससे रिलीज होने वाले न्यूट्रिएंट्स सीधे लिवर में पहुंचते हैं। तो जब हमारा सबकुटेनियस, उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल फैट, जब ये काफी बढ़ते जाते हैं, उनसे निकलने वाला फैट, जो लाइपोलिसिस के समय जो ट्राइग्लिसराइड्स, जो फैटी एसिड्स, जो ग्लिसरॉल निकलते हैं ट्राइग्लिसराइड से, वह जब लिवर में पहुंचते हैं, जब उनकी एक्स्ट्रा सप्लाई होने लग जाती है तो लिवर फैटी होता जाता है। तो थर्ड नंबर आया इंट्रा ऑर्गेनल फैट का। जो ऑर्गन्स हैं हमारे इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, उनमें जो फैट जमा होता है। तो पहले लिवर में फैटी लिवर, आजकल आप लोग खूब देखते सुनते होंगे, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। बिना अल्कोहल पिए हमारा लिवर ऐसे खराब हो रहा है जैसे सिरोसिस करके हमको देवदास बनाने के लिए तैयार है। तो जो वो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है, वो थर्ड कैटेगरी है, जो हमारे लिए और डिलीटेरियस होता जाता है। सबकुटेनियस फैट का नुकसान रिलेटिवली मेटाबॉलिज्म पे कम होता है, इंट्रा एब्डोमिनल का ज्यादा होता है। और जब इंट्रा ऑर्गन फैट डिपॉजिट हो तो उसका बहुत ज्यादा होता है। जब लिवर में फैट जमा हुआ और ज्यादा हुआ, पैंक्रियास में जमा हुआ और ज्यादा हुआ, स्केलेटल मसल्स में जमा हुआ, तो इन जगहों को इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अगर हम इस जो एक परिकल्पना दी गई की गई है, जो हाइपोथेसिस दी गई कि पॉजिटिव कैलोरिक बैलेंस, जितना ज्यादा हम एनर्जी इनटेक करते हैं किसी भी रूप में हो, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जैसे हम कहें कि अल्कोहल नुकसान करता है, तो कोई भी अल्कोहल पे भाई मैकडोवेल नुकसान करती है या टीचर नुकसान करती है, तो ऐसा कुछ नहीं, अल्कोहल नुकसान करता है। यहाँ पे कैलोरी में जो बहस, हम लोग फाइन ट्यून वाली बहस कर सकते हैं कि भाई हाई फैट शुगर ज्यादा नुकसानदायक है, हाई फैट कैलोरी या हाई कार्बोहाइड्रेट कैलोरी, वो दूसरा नंबर है, वो दूसरा स्टेप है। सबसे पहले जरूरत से ज्यादा कैलोरी, कैलोरी के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, एनर्जी तो हमें लेना ही अपना जीवन चलाने के लिए। आवश्यकता से अधिक कैलोरी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब वो स्टोरेज स्पेसेस हमारी फिल होती जाती है तो वह दूसरी
जब जहाँ पे पहुंचता जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक फैट, वो एक्टोपिक फैट फैट वहां पहुंचा जहां उसको नहीं होना चाहिए, वह नुकसान करेगा। तो जब एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक हुआ, जब वो लिवर में पहुंचा, लिवर का फैट बढ़ा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, किसी कारण से फिजिकल एक्टिविटी कम है, जो कि अधिकतर डॉक्टर्स की और खासतौर से फिजिशियन से आलसी जीव पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं होती, भीड़ ज्यादा होती है, तो वो तो कुछ समय में तो लिटा के पेशेंट देखता है, और कुछ समय के बाद जब ज्यादा बिजी हो जाता है तो वहीं पे बैठे बैठे घुमा के पेशेंट को आला वाला लगाया और उसको चलता किया, अपनी सीट से उठता ही नहीं है 8 9 10 घंटे। तो फिजिशियंस आर एट वेरी हाई रिस्क। तो जब ये ज्यादा होता है तो ये हेपेटिक फैट हुआ, हेपेटिक फैट ने इंसुलिन रेजिस्टेंस किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हुआ, लिवर में इंसुलिन का क्या रोल है, याद रखिए इंसुलिन 2 स्टेप्स पे काम करता है। इंसुलिन की बहुत थोड़ी मात्रा वह हमारे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को रोकती है। कैटाबॉलिज्म मतलब जो ट्राइग्लिसराइड का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना, लाइपोलिसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो बहुत थोड़ी मात्रा में जब इंसुलिन होता है तो ग्लाइकोजेनोलिसिस और लाइपोलिसिस की प्रक्रिया को, या जो प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन्स के टूटने की, एमिनो एसिड बदलने की प्रक्रिया को, उनको कम करता है। तो इन स्मॉल डोजेस इंसुलिन इज एंटी कैटाबॉलिक। जो सारी शरीर की निगेटिव गतिविधियां हैं, जहाँ पे वो टूट रहा है, शरीर ब्रेक डाउन हो रहा है लार्जर कंपाउंड्स का स्मॉलर कंपाउंड्स में, कैटाबॉलिज्म, उसको सप्रेस करता है। और जब ज्यादा अमाउंट में जरूरी होता है कुछ बनाने के लिए, भाई देखो सीधी सी बात है, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, आपने एक बॉम्ब फेंका 2 सेकंड में मकान टूट गया, बनाने में साल भर लगेगा। तो एनाबोलिज्म एक टीडियस प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज्यादा इंसुलिन लगती है एनाबोलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा नहीं लगती। तो जब हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो शुरू में तो एनाबोलिक एक्टिविटीज जो है हमारी वहां पर होती हैं, लेकिन जब इंसुलिन डेफिशिएंसी होने लग जाती है, इंसुलिन बहुत कम मात्रा में उसकी डेफिशिएंसी होती जाती है, तब वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस पर से उसका सेपरेशन हट जाता है, तो कैटाबॉलिज्म तेज होने लग जाता है। इसीलिए आप 2 पेशेंट्स देखते हैं ना, पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो वजन भी कम नहीं हो रहा, फिर मुझे डायबिटीज कैसे हो सकती है। थोड़े दिन इंतजार करो, खूब कचौरी खाओ, खूब फर्राटे लो, थोड़ी दूर पहुंच जाओगे वहां। क्योंकि जब आपकी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी और कम हो जाएगी, तब आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होगा, फिर मसल भी गलने लगेगी, फैट भी गलने लगेगा, सब कुछ गलता हुआ और शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। तो जितना हमारा, अगर हम देखें लिवर में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लिवर में फैट जमा हुआ, लिवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, तो लिवर का काम क्या है, लिवर का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और जो जितना हमारा बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको जो एसिटिल को एंजाइम में बदल के वहां से फिर ट्राइग्लिसराइड में बदलना। फिर ये तो हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, उसी ट्राइग्लिसराइड को दोबारा तोड़ना, उसी ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ना। तो जब लिवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बहुत तेजी से ये कैटाबॉलिज्म वाली जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले ग्लाइकोजेनोलिसिस शुरू हुई, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज टूटना शुरू हुआ, तो लिवर से जो शुगर की रिलीज थी, रिलीज बढ़ गई। तो अब जब फैटी लिवर है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो लिवर बजाय स्टोर करने के रिलीजिंग ऑर्गन बन गया। अब सुबह सुबह हम सबके शरीर में हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट होता है। जब हमने रात में 9 10 बजे खाना खाया, वैसे तो जितना हम जल्दी भोजन लें और जितना रात भर में जितना लंबा गैप रखें, उतना हमने दिन भर जो एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम किए वो रात में हम निपटा लेते हैं, तो स्टोर नहीं होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन जो हमारा भोजन से बनने वाला मिलने वाली कैलोरीज है वो तो 3 4 घंटे में समाप्त हो जाएंगी। तो 12 बजे तक हमारा भोजन से मिलने वाला जो एक्सोजिनस सप्लाई थी, फूड रिलेटेड सप्लाई थी, वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ब्रेन को तो लगातार ग्लूकोज चाहिए, अब उसके लिए ग्लूकोज कहाँ से आएगा। तो कुछ समय के बाद अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो कोर्टिसोल सर्ज होती है, कोर्टिसोल बनाया शरीर ने, कोर्टिसोल ने इंसुलिन रेजिस्टेंस किया। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से
जो लिवर्स में ग्लाइकोजन इकट्ठा था वो ग्लूकोज में टूटना शुरू हुआ और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ग्लूकोज बनना शुरू हुआ, जिससे वो ग्लूकोज की सप्लाई हमारे ब्रेन को, वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखे। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक यूजफुल प्रक्रिया है। यही जब एक्सेसरेटेड हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, वह ग्लूकोज रिलीज बढ़ जाएगी। अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, हम जितने ओबीज होते हैं, जितनी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जितना फैटी लिवर होता है, उसमें हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट सुबह सुबह का बढ़ने से फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ जाती है। तो फैटी लिवर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बढ़ गया। और ये हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट जब बढ़ा, जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, उसने इंसुलिन को सिक्रीट कराया, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ गया। तो देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज फॉलोड बाय हाइपर इंसुलिनीमिया। ये तो हम जानते हैं कि जितना इंसुलिन कम काम करेगी उतना बॉडी को इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करनी पड़ेगी। तो अब हम विशेष सर्किल में फंस गए। फैटी लिवर ज्यादा ग्लूकोज बना रहा है, वो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करा रहा है, ज्यादा इंसुलिन जाके वो कैरी और इकट्ठा करो। इंसुलिन इज अ परफेक्ट बैंकर, तो जहां ज्यादा कैलोरी होती है उसको वो इकट्ठा करा देती है। तो अब वो इकट्ठा ज्यादा करो और फिर उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये विशेष सर्किल बन गया। और ज्यादा हेपेटिक फैट हो, उससे और ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो। तो इस प्रकार से यह ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बन गया लिवर, जो ज्यादा ग्लूकोज रिलीज कर रहा है। अब दूसरी संभावना विचार करते हैं, जब यह फैट स्टोरेज और ज्यादा हो गया, तो अब ग्लूकोज के साथ साथ जो लाइपोलिटिक प्रक्रिया है वह उसमें से लाइपोलिसिस में ज्यादा शुरू हो गई। अब वो ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड ग्लिसरॉल की जो रिलीज है वो बढ़ गई। और ज्यादा हो जाए तो ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ, जो ट्राइग्लिसराइड की रिलीज ज्यादा होने लग जाती है। तो लिवर से ग्लूकोज निकल रही थी, अब लिवर से फैट भी निकल रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी निकल रहा है। तो ये ट्राइग्लिसराइड जाके और खुराफात करता है। ये ट्राइग्लिसराइड गया, यह पूरी बॉडी में घूम रहा है ट्राइग्लिसराइड। वह ट्राइग्लिसराइड अब जहां जहां जगह हो रही वहां जमा हुआ, मसल में जमा हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस, पैंक्रियास में जमा हुआ। तो पैंक्रियास में जब लिवर जमा होकर वो बीटा सेल फंक्शंस को सप्रेस कर देता है। तो जितना हमारे पैंक्रियाटिक फैट होता जाता है उतना बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज कम होती जाती है। तो पहला तो इसने ग्लूकोज प्रोडक्शन शुरू किया, दूसरा इसने ट्राइग्लिसराइड रिलीज बढ़ाया, और ट्राइग्लिसराइड ने इंसुलिन रेजिस्टेंस मसल पे और पैंक्रियास पे करा के और वहां से इंसुलिन रिलीज कम कर दी। अब क्या दिक्कत हुई, देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो गया, ग्लूकोज भी बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गया, इंसुलिन रिलीज कम हो गई। अब वो इन चीजों को काउंटर नहीं कर पाएगी। इंसुलिन रिलीज बढ़ गई, इसने शुगर और बढ़ा। तो सारी की सारी प्रक्रिया अगर आप ध्यान दें, डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, कारण है हमारा खान पान, रहन सहन। हम अपनी आवश्यकता से अधिक कैलोरी लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे बाद में चल के इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट होता है। तो सिक्रीशन भी कम हुआ, रेजिस्टेंस भी हुआ, और हम डायबिटीज में फंसे। और ये चक्रव्यूह, ये जो ट्विन साइकिल, जिसके लिए एक नाम दिया गया है, ट्विन विशस साइकिल्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, एक दूसरे को ये बढ़ाती जाती है। तो एक हेपेटिक फैट की और एक पैंक्रियाटिक फैट की, एक ने इंसुलिन रेजिस्टेंस किया, दूसरे ने इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट किया। जब सिक्रीशन भी कम हुआ, हाइपोइंसुलिनीमिया हुआ, उससे वो प्रोसेस और बढ़ा। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली जितना कैलोरीज ज्यादा होंगी, जो फैट हमारे लिवर में और पैंक्रियास में जमा होगा, वह अल्टीमेटली जाके मेटाबॉलिज्म को इंपेयर करेगा और इंसुलिन सिक्रीशन कम करके और हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। तो हमारा जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वो कैलोरी एक्सेस से शुरू हो रहा है। रिवर्सल हम कर सकते हैं क्या, रिवर्सल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम ही हैं। अच्छा, आज का सेशन एक मजेदार बात क्या है, इसको पेशेंट को सेंटर में रख के मत सोचिए, अपने आप को सेंटर में रख के सोचिए। हमको अपने लिए क्या करना है, हम आज जिस उम्र में है, हम आज जिस बायोलॉजिकल उम्र में, एक तो हो गई जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, एक हमारी बॉडी किस एज में है,
जितना फैट जमा कर रहे हैं, 3 kg ऑफ फैट इज सेट टू रिड्यूस 1 ईयर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। 1 सेकंड घटा नहीं सकते, 1 सेकंड लाइफ का बढ़ा नहीं सकते, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हम चेंज कर सकते हैं। तो जितना हम 3 किलो अगर हमने वजन बढ़ाया, तो हमारे एक क्वालिटी ईयर खराब हुआ, जो हम घर पे हंसते खेलते काट सकते थे, वो अस्पताल के चक्कर लगाते हुए आईसीयू में भर्ती हुए काट रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम टाइप 2 डायबिटीज के रिवर्सल की बात करें, तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। जिसको डायबिटीज है वो सुधारने की बात करे, जिसको डायबिटीज नहीं है वो बचने की बात करे। तो इसी पैथोजेनेटिक प्रोसेस का जो हमारा कैलोरी एक्सेस के कारण से उत्पन्न हो रहा है, हम देखिए हम कैसे रिवर्स कर पाते हैं। अब रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की अगर मैं बात करें, डायबिटीज हम जानते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर यूं ही नहीं रिवर्स होते, हम तो सदियों से मानते आ रहे हैं, सदियों तो नहीं कहना चाहिए, दशकों से मानते आ रहे हैं कि डायबिटीज वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक। अब हम कह रहे हैं डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? जितनी खुराफात हमने की, आज मेरी उम्र 50 साल है, लेकिन मैंने वेट बढ़ा के अपनी लाइफ स्टाइल खराब करके मैंने बॉडी को बना दिया 70 साल का, है ना? तो जो बॉडी 70 साल की होगी, 70 को तो हम 50 तक ला सकते हैं, 50 को हम 49 नहीं ले जा सकते, लेकिन 70 से 50 आ सकते हैं, 70 से 60 आ सकते हैं, 70 से 65 आ सकते हैं। तो वह जितना हम अपनी बॉडी को, जो हमने खराबी की है, जितना हम उसको रिवर्स करते जाए, उतना हम डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। जो एक्यूट डिसऑर्डर है, हमें निमोनिया हुआ, एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था, हमने उसको मार दिया, निमोनिया क्योर हो गया। तो जब हम पैथोजेनेटिक प्रोसेस को समाप्त कर देते हैं, तो एक्यूट प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन दोबारा वो प्रोसेस, उसको रिकरेंस नहीं कहते, रिकरेंस ऑफ निमोनिया नहीं कहते, सेकेंड एपिसोड ऑफ निमोनिया। लेकिन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, आज हमने उसको हम क्योर नहीं कर पाते, उसको हम वापस ला रहे हैं कुछ समय के लिए। जब तक हम उसके पैथोजेनेटिक प्रोसेस को दबाए रखेंगे, जब तक हमने डाइट एक्सरसाइज अच्छे करते रहे, वेट को रिड्यूस करते रहे, वो सप्रेस्ड रहे, जहां हमने छोड़ा वहां वो फिर फ्लेयर अप हो। तो इसलिए डायबिटीज के रिवर्सल को हम क्योर का नाम नहीं देते, उसके लिए हम कहते हैं डायबिटीज अभी रेमिशन में चली गई, जो एकदम से प्रेसिपिटेट हो गई थी। घर में शादी थी, हमने खूब गपागप खाया, कोरोना काल में हमने खूब आराम किया और खूब पकौड़े उड़ाए हैं, बैठे बैठे खा खा के वजन बढ़ा लिया। उसको अगर हम रिवर्स कर लें, तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज भी हो जाएगा। तो जो डायबिटीज फ्लेयर अप हुई थी वो रेमिशन में चली गई, दोबारा करोगे तो दोबारा वहां से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो रेमिशन नाम इज अ बेटर टर्म रादर देन क्योर ऑफ डायबिटीज, रादर देन इवन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज को हमने रेमिशन में कुछ दिन के लिए शांत कर दिया। शांत कैसे कर दिया कि जो डायबिटिक रेंज में ग्लूकोज लेवल पहुंच गया था, उसको हम नॉन डायबिटिक रेंज में दोबारा ले आए, बिना किसी एक्टिव इंटरवेंशन। एक्टिव इंटरवेंशन कैसे? या तो ड्रग के फॉर्म में या कोई सर्जरी करके। तो वो अगर हम विदाउट एनी एक्टिव इंटरवेंशन, बिना दवा के, बिना सर्जरी के, बिना किसी प्रोसीजर के, हम केवल लाइफ स्टाइल पे ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन करें, तब हम उसको रेमिशन कह सकते हैं। क्योर कहना एक गलत अर्थ है, और गलत हम दूसरे के दिमाग में एक ख्याल डाल देते हैं कि तुम क्योर हो गए, क्योर हो गए तो जाके दोबारा शुरू हो जाएगा। हमारी भी यही फितरत है, हम भी यही करते हैं। तो इसलिए पेशेंट और हम अलग अलग नहीं है, हम भी ऐसे ही काम करते हैं। तो रेमिशन अचीव कर सकते हैं, क्योर नहीं। तो रेमिशन इज अ बेटर टर्म, रिवर्सल फॉर सम टाइम, ब्रिंगिंग इट टू रेमिशन इज अ बेटर थिंग। अब रेमिशन पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। हमने कंप्लीटली रिवर्स कर दिया या पार्शियली रिवर्स किया कि काफी कुछ कंट्रोल कर लिया, पूरा नहीं कर पाए। टेम्परेरी हो सकता है और परसिस्टेंट हो सकता है, इनको समझते हैं। पार्शियल रेमिशन तब कहा गया जब हमने डायबिटिक रेंज से हमने उसको नॉन डायबिटिक रेंज में ले आए। हम जानते हैं कि फास्टिंग 100 और आफ्टर ग्लूकोज लोड 140, तो 100 और 140 हमारे नॉर्मल की रेंज है। फास्टिंग 126 आफ्टर ग्लूकोज 200, ये हमारी डायबिटीज की रेंज है। तो 126 फास्टिंग और 200 पीपी के अंदर ले आए तो हम नॉन डायबिटिक रेंज में हो गए। इस HbA1c 6.5 के अंदर ले आए तो हम नॉन डायबिटिक रेंज में हो गए विदाउट एनी मेडिसिन। और इसको हमने 1 साल मेंटेन रखा, तो हम इसको नाम दे सकते हैं पार्शियल रेमिशन। लेकिन अभी आप जानते हैं कि ये बीच का जो ग्रे जोन है, ये क्या है?
यह है प्री डायबिटीज का, यह है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज का, यह है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का। तो वो उस जोन में आप अभी भी हैं। जब आप उसको भी और नीचे ले जाएं, ये थोड़ा मैंने टाइप गलत किया है, HbA1c लेस देन 6.5 नहीं, HbA1c लेस देन 6 होना चाहिए। तो जब हम प्री डायबिटिक रेंज से भी नॉर्मल रेंज में चले जाएं, नॉर्मल रेंज में तो HbA1c 5.7 होता है, तो फास्टिंग बिलो 100, ये दोनों मैंने कॉपी करने में वही लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। HbA1c बिलो 5.7, फास्टिंग बिलो 100। जब हम इस रेंज में ले जाएं जो नॉर्मल रेंज है, तब हम इसको कहते हैं कंप्लीट रेमिशन। तो पार्शियल रेमिशन से हमने डायबिटिक से प्री डायबिटिक रेंज में आए, और प्री डायबिटिक से नॉर्मल रेंज में आ गए, तो उसको कहते हैं कंप्लीट रेमिशन। अब एक है टेम्परेरी और एक है प्रोलॉन्ग या परसिस्टेंट। तो अगर हम 5 साल से ज्यादा किसी को हम रेमिशन में रख सकें, कंप्लीट रेमिशन में, तब उसके लिए एक टर्म क्योर यूज किया जा सकता है। मैं अपने किसी भी पेशेंट को जिसको मैं ड्रग फ्री भी करा लेता हूं, अगर मेरी कुवत नहीं है, मैं नहीं उस पेशेंट को ड्रग फ्री करा सकता। अगर पेशेंट ने कंप्लाइन किया तो ये पेशेंट की तारीफ है। मैं हमेशा उससे कहता हूं कि अगर तुम्हारी मेडिसिन कम हो तो तुम्हारी तारीफ है, मेरी नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात जो सबसे कह रहा हूँ वो तुमसे भी कह रहा हूँ, तुमने सुना, तुमने समझा, तुमने फॉलो किया, तुम्हें फायदा हुआ। दूसरे ने नहीं सुना तो उसे फायदा नहीं हुआ। तो अगर उस पेशेंट को भी मैं ये नहीं कहता तुम्हारी डायबिटीज ठीक हो गई। देखिए, यही झगड़ा है कॉमर्शियल हाउस में और आपके हमारे साथ में। कॉमर्शियल हाउस कहता है मैंने तो तेरी डायबिटीज छूमंतर कर दी, जा अब ये खा, तू खा पी मौज कर। ये हम पेशेंट को गुमराह कर रहे हैं। डायबिटीज क्योर नहीं की हमने, तुम्हारी डायबिटीज अभी रेमिशन में ले आए, गड़बड़ करोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। मोर देन 5 ईयर रेमिशन में रहो, बदमाश 5 साल बदमाशी ना करे, तो हम ये कह सकते हैं सुधर गया, उसके पहले नहीं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया इसके लिए दिए गए कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए क्राइटेरिया, वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के थे, कुछ और भी हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि रेमिशन की संभावना कितनी है, रेमिशन अचीव किया जा सकता है। हम तो अपने पेशेंट को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इंसुलिन देके 4-4, 5-5, 6-6 गोली देके कंट्रोल नहीं कर पाते, और आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हो रेमिशन की, बिना दवा के उसको हम ठीक कर दें। तो फिर जो इसका मूल, इसके मूल में जो है जिससे रेमिशन में जा सकता है, वो हमारा और पेशेंट का एफर्ट, सबका प्रयास। मुझे बहुत बढ़िया स्लोगन लगा प्रधानमंत्री का, सबका विकास सबका विश्वास। ये तो सब ठीक था, सबका प्रयास। तो हमारा और पेशेंट का जब प्रयास दोनों का मिलेगा, तब हम रेमिशन को भी संभव बना सकेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैट बॉडी से निकालना पड़ेगा। डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन। तो जब ये बॉडी से फैट कम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, लिवर और पैंक्रियाज से फैट कम हो, तो उससे जो इंसुलिन सिक्रेटरी पावर खराब हो रही है वो ठीक हो। इससे हमारे जो पैथोजेनिक प्रोसेस है, जैसे जैसे वो हमारे रिवर्ट बैक करते जाएंगे, वैसे वैसे डायबिटीज भी ठीक होगी। तो वेट लॉस से हम ये जानते हैं कि जो कोई भी पेशेंट वेट जो लूज करता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम, सब उसकी कंट्रोल होती हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इंप्रूव करती है। लेकिन जहाँ पे एक मार्क्ड वेट रिडक्शन देखने को मिलता है, वहां पे हमें बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। और डायबिटीज के साथ ये देखा गया कि मोर देन 15 kg बॉडी वेट जब लूज हुआ, तो बीटा सेल्स फंक्शन दोबारा बहुत अच्छे से रिवाइव हो गए, जो कि हमेशा खराब होते जा रहे थे। अच्छा, ये सीखा हमने कहाँ से, ये हमने सीखा बेरियाट्रिक सर्जरी से। पेशेंट 150 किलो का, बेरियाट्रिक सर्जरी कराई और विदाउट मेडिसिन कंट्रोल। अरे वाह! तो जैसे ही वेट कम हुआ, विदाउट मेडिसिन कंट्रोल। जब 10 साल का डाटा आता चला गया, तो देखा क्या बेरियाट्रिक सर्जरी ने कैसा क्या किया भाई। वेट कम होने से डायबिटीज कंट्रोल, इसका मतलब वेट इज द प्राइमरी पैथोजेनिक फैक्टर बिहाइंड कॉजेशन ऑफ डायबिटीज। तो अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, तो क्यों डायबिटीज के बाकी अर्ली स्टेजेस की डायबिटीज क्यों नहीं कंट्रोल होगी। तो पहला कारण ही वही है, क्रॉनिक कैलोरी एक्सेस। कैलोरी एक्सेस को हटाइए, चीजें इंप्रूव करेंगी। उसके कारण से क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे गड़बड़ होता है। तो अब हम डायबिटीज ठीक कर सकते हैं यदि हम वेट घटा के इंसुलिन सिक्रेटरी पावर बढ़ा लें। दो चीजें हैं, वेट घटा के इंसुलिन सिक्रेटरी पावर बढ़ा लें। लेकिन हर
व्यक्ति में इंसुलिन सिक्रेटरी पावर बढ़ाई जा सकती है क्या? वेट घटाया, लिवर से और पैंक्रियास से फैट घटे, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटा, बीटा सेल रिकवर की, उन्होंने एंडोजिनस अंदर से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाया, लेकिन हर किसी केस में यह संभव नहीं हो पाता। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि सब कुछ करने के बाद भी रिवर्ट नहीं हो पाते, रेमिशन में नहीं आ पाते। इसका अर्थ यह है कि उनकी पैंक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेटरी पावर बहुत कम हो चुकी है और अब हम उसको बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए हम उनको रेमिशन में नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए हमें रिवर्सल के लिए ट्राई करना है, रेमिशन में लाने के लिए ट्राई करना है, लेकिन यह उम्मीद खुद भी नहीं पालनी और दूसरे के मन में भी नहीं जगानी कि बस तुम लगोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जिनमें एंडोजिनस इंसुलिन रिजर्व है वह ठीक हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने सेशंस में पहले डिस्कस क्या किया था कि विद टाइम पैंक्रियाटिक बीटा सेल कम होते जा रहे हैं फंक्शंस। हर साल 5 से 7%, 5 to 7% बीटा सेल हर साल कम होते जा रहे हैं। एट द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज 50% बीटा सेल्स थी, 50% से हर साल 5% कम हुई तो 10 साल में खाली हो जाएगा, हर साल 7% कम हुई तो 7 साल में खाली हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 10 साल डायबिटीज मालूम होने के 10 साल होते होते हमारे अधिकांश व्यक्तियों में एंडोजेनस इंसुलिन रिजर्व नहीं बचता और उन्हें किसी न किसी और सपोर्ट की आवश्यकता होती। तो ये ध्यान रखिए कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी इंसुलिन सिक्रेटरी पावर कम होगी। तो एक 5 साल पुरानी डायबिटीज का पेशेंट एक 20 साल पुरानी डायबिटीज के पेशेंट के बराबर नहीं है। उसमें हम सेम अप्रोच नहीं रख सकते कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज के साथ साथ हमें कैसे अपने मॉडलिटीज ऑफ थेरेपी जो हमें ट्रीटमेंट देना है उसको चेंज करना पड़ता है, विच टाइम इंसुलिन की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है, वही पेशेंट जिनको शॉर्ट ड्यूरेशन की डायबिटीज है, अधिकांश 6 साल से कम की, उनको रेमिशन में ले जाया जा सकता है। कैलोरी एक्सेस वाले पेशेंट तो होने चाहिए भाई, जितना ओबेसिटी होगी उतना उनको हम रिवर्स कर पाएंगे। मरीज ही 50 किलो का है, कैसे रिवर्स करोगे? इंसुलिन सिक्रेटिंग पावर नहीं है तो कैसे उसको रिवर्स करोगे? तो रिवर्स किसको कर सकते हैं? जो रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज हो, आजकल उसको 6 साल से कम कहा जाता है, ओवरवेट ओबीज हो, कम से कम वेट घटाने को तैयार हो, वेट घटाए, तब उनमें हम रिवर्सल की बात कर सकते हैं। कैसे? जो हम लोगों ने बात की ना, सबसे पहला एविडेंस, सबसे पहला जो रे ऑफ होप थी, आशा की किरण, वो हमें बेराटिक सर्जरी से आई। कि सर्जरी में जब 10 साल का एक्सपीरियंस होता गया, शुरू में तो इंडिविजुअल रिपोर्ट्स आती गई कि हमने 10 पेशेंट्स के बेराटिक सर्जरी की, देखा डायबिटीज 6 में ठीक हो गई, हमने 50 पेशेंट्स में की, देखा 30 में ठीक हो गई। लेकिन बाद में जब डेटा, उसके लिए फोकस स्टडी प्लान की गई कि हम इनमें वेट रिड्यूसिंग प्रोसीजर करते हैं और देखते हैं कि उनमें डायबिटीज में क्या परिणाम होता है, उनके कितने लोगों में डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो देखा गया 22% पेशेंट, एक ग्रुप में जिन्होंने सर्जरी कराई, एक ग्रुप ने सर्जरी नहीं कराई, तो 22 पेशेंट, 73% पेशेंट जिन्होंने सर्जरी कराई उनमें डायबिटीज रेमिशन में चली गई, और दूसरे ग्रुप में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे था केवल 13%, 73 वर्सेस 13, मार्क्ड डिफरेंस, लगभग 5.5-6 गुने का। तो इतने पेशेंट्स में हमें फायदा सर्जरी करा के मिला। जितना वेट लॉस हुआ, वो पेशेंट का पहले जितना कम HbA1c था उतना उसको ज्यादा फायदा हुआ, जिसका जितना ज्यादा HbA1c था उसको फायदा उतना कम हुआ, और पेशेंट्स को कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुई। तो जो पहले हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड रिजल्ट्स थे, वो उनको जब ट्रायल में, कंट्रोल्ड ट्रायल में देखा गया, एक ग्रुप को सर्जरी किया, एक ग्रुप की सर्जरी नहीं की, तो देखा गया वाकई में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब सर्जरी कैन इंड्यूस रेमिशन ऑफ डायबिटीज। पुराने सारे डाटा को उठा के मेटा एनालिसिस की गई, तो देखा गया कि 1 लाख से ऊपर पेशेंट्स में, जितनी 621 स्टडीज में देखा गया कि वेट लॉस जितना जितना लोगों में हुआ, उनमें रेमिशन का क्या हुआ कि अच्छा खासा, ये देखिए 38 किलो का वेट लॉस होने के साथ साथ 78% पेशेंट रेमिशन में गए।
86 में रेमिशन में जो नहीं गए उनमें कम से कम 86% में इम्प्रूवमेंट तो मिला उनकी डायबिटीज में। ये देखा गया इतनी बड़े ग्रुप्स के नंबर में। तो सर्जरी का डेफिनेटली फायदा हुआ, लोगों के HbA1c लेवल ठीक हुए, इंसुलिन लेवल कम हो गया। सर्जरी कराने के 1 सप्ताह के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से हाइपर इंसुलिनीमिया था, वो हाइपर इंसुलिनीमिया कम आना शुरू हो गया, इंसुलिन लेवल फॉल करने शुरू हो गए। तो अब वो इंसुलिन ज्यादा इफेक्टिव हो गई, ग्लूकोज लेवल ठीक हो गया, HbA1c ठीक हो गया। तो ये देखा गया सर्जरी तो वाकई में एक लाजवाब काम कर सकती है। क्या इस काम को हम अपने डाइट एक्सरसाइज से कर सकते हैं? क्या पेशेंट को अगर हम वेरी लो कैलोरी डाइट दें तो उससे हम ये काम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अब इसके ऊपर एक स्टडी हुई, डायरेक्ट स्टडी, डायबिटीज रिमिशन क्लिनिकल ट्रायल। यहाँ पेशेंट को थोड़ा आर्टिफिशियल सिनेरियो में रखा गया, बहुत लो कैलोरी डाइट दी गई और उनके बाद देखा गया कि इनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, क्या इससे हम पेशेंट में रिवर्सल इंड्यूस कर पाते हैं। 6 साल से कम, इसीलिए जब क्योंकि इस स्टडी में 6 साल से कम ड्यूरेशन के पेशेंट्स लिए गए थे, इसलिए ही आज ये माना जाता है कि शायद 6 साल से कम पेशेंट्स ड्यूरेशन और डायबिटीज वाले पेशेंट्स में हम डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। 20 to 65 एज ग्रुप के और जो ओबीज थे मोर देन 27, उनको जो 12 महीने 1 साल के साथ साथ जिन्होंने 15 किलो वजन लूज किया, उनमें देखते हैं कि क्या परिणाम। उन पेशेंट्स को टोटल डाइट रिप्लेसमेंट पे आप देखो 12 वीक मतलब 3 महीने से 5 महीने तक उनको टोटल डाइट रिप्लेसमेंट पे रखा गया। ग्रेजुअली उनको दूसरे फिर नॉर्मल फूड देने 2 महीने तक किए गए। उसके बाद वेट मेंटेनेंस थेरेपी पे उनको रखा गया 1 साल तक। ये देखिए वेट में 10 kg वेट कितने लोगों में एवरेज जो वेट रिडक्शन था 10 kg, जो कि लाइफ स्टाइल जो लूज ग्रुप था उसमें 1 kg का ही रहा। HbA1c सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो कि दूसरे लोगों में नहीं हुआ। क्या देखा गया? ये देखिए डार्क बार्स, कितने पेशेंट 46% पेशेंट्स जो थे वो रेमिशन में चले गए। 73% पेशेंट्स में बीच में शुगर तो बढ़नी शुरू हो गई लेकिन वो ड्रग फ्री रहे बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। तो एक बड़ी संख्या में लोग वेरी लो कैलोरी डाइट, लॉन्ग टर्म वेरी लो कैलोरी डाइट पे नॉर्मल रहे। 25% पेशेंट्स ने 1 साल के अंत तक 15 किलो वजन घटाया। 50% पेशेंट्स ने ये देखा कि उनके में दवाओं की आवश्यकता खत्म हो गई। तो 6 इयर्स ड्यूरेशन तक की डायबिटीज के लोगों में वेरी लो कैलोरी डाइट पे जब वो रहे, जब उन्होंने वेट लूज किया तो वह विदाउट मेडिसिन कंट्रोल, जिसको रेमिशन का नाम दिया गया 1 साल तक रहने पर, उसमें जा सके। ये तो लॉन्ग टर्म स्टडी थी। जरा एक शॉर्ट टर्म स्टडी की नजर डालते हैं। शॉर्ट टर्म स्टडी में क्या होता है? वेरी लो कैलोरी डाइट पे कुछ पेशेंट्स को जिनको रखा गया और उनमें ये देखा गया केवल 11 लोग, छोटी सी स्टडी लेकिन बड़ी फोकस्ड स्टडी, 11 लोगों में ही देखा गया इनके सारे पैरामीटर्स चेक किए गए। हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट कितना है, हेपेटिक रेजिस्टेंस कितना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है, बीटा सेल फंक्शन कितना है, MRI करके देखा गया उनका पैंक्रियाटिक फैट कितना, उनका लिवर फैट कितना है। तो क्या देखा उसमें? 1 वीक के अंदर वेरी लो कैलोरी डाइट शुरू करने के 1 वीक के अंदर फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मलाइज, 1 वीक के अंदर उनका इंसुलिन लेवल्स जो बढ़े हुए थे वो कम होने लगे और उससे जो हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट था वो इम्प्रूवमेंट आने लगा। जो रात में हेपेटिक, अर्ली मॉर्निंग हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट होता है जिससे फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वो 1 वीक के अंदर। तो यदि आपका पेशेंट हम लोग लग जाएं तो कैसे हम डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते? विद इन अ वीक हम वेरी लो कैलोरी डाइट पे, क्यों? क्योंकि हमने खा खा के शरीर को बर्बाद किया। विद इन अ वीक इतने फायदे ले सकते हैं। आफ्टर 8 वीक्स देखिए लिवर का ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, फैटी लिवर कम हो गया, पैंक्रियाज का ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, पैंक्रियाटिक फैट जो था वो कम हो गया। फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, उनकी इंसुलिन सिक्रीशन जो कि फर्स्ट फेज डायबिटीज में बहुत ज्यादा सप्रेस्ड होती है, फर्स्ट फेज तक वो हमारी इंप्रूव करने लगी। तो हर तरह से 8 वीक्स के वेरी लो कैलोरी डाइट के बाद में
उनके इंसुलिन सिक्रेटरी पावर तक बढ़ने लगी। 1 वीक में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी घट गया, 8 वीक्स में इंसुलिन सिक्रीशन काफी बढ़ गया। ये रिजल्ट्स हमको किसमें मिले? 35 टू 65 ईयर्स की एज के लोगों में, जिनका बीएमआई ज्यादा था, 4 ईयर्स से कम डायबिटीज थी, और जैसा हम लोगों ने सर्जरी में पढ़ा ना, बेरेटिक सर्जरी में, जिनका बहुत हाई लेवल के एचबीएलसी थे उनमें रिस्पॉन्स कम हुआ, लो लेवल के एचबीएलसी वाले में रिस्पॉन्स ज्यादा हुआ। यहाँ पे भी लेस देन 9% वाले एचबीएलसी वाले पेशेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? केवल डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से, जो बदमाशी हम अपने पेट के साथ करते हैं उसको अगर हम कम कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो बीटा सेल फंक्शंस को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, हेपेटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी को हम रिस्टोर कर सकते हैं, हेपेटिक फैट को कम कर सकते हैं, पैंक्रियाटिक फैट को कम कर सकते हैं, और डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सोचो, ये चीजें हमें अपने ऊपर अप्लाई करने की आवश्यकता है कि नहीं? हम जितना आज, जब हम स्वस्थ हैं, तब उतना हम इन चीजों को अगर हम पालन करेंगे, हमें वेरी लो कैलोरी डाइट में कूदने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कैलोरी एक्सेस ले रहे हैं उसको तो ठीक करें, जो फिजिकल इनएक्टिविटी है उसको तो ठीक करें। हम अगर पेट को बाहर निकलने ही नहीं देंगे तो सबक्यूटेनियस से, इंट्राएब्डोमिनल से ही होके तो पैंक्रियाटिक फैट, हेपेटिक फैट पहुंचेगा। तो अगर हम अपने एब्डोमिनल फैट को कम रखते हैं, पेट को अंदर रखते हैं, तो फैटी लीवर कहाँ से होगा? जब फैटी लीवर नहीं होगा तो डायबिटीज कहाँ से होगी? सीधी सी बात। आइए एक दूसरी भी स्टडी इसी तरह की इंटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नजर डालते हैं, क्या होता है लॉन्ग टर्म में जिन्होंने किया। यहाँ पे वो वाला काम नहीं किया कि 600 कैलोरी, जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती, 1200 टू 1800 कैलोरी। तो मतलब क्या हुआ? देखिए, हम सबकी रिक्वायरमेंट जो है, हम सब जो आलसी, निकम्मे, आपको बुरा लगे लेकिन ये सत्यता है, हम लोग आलसी और निकम्मे लोग, तो हम लोगों को 1800 कैलोरी से ऊपर की तो जरूरत ही नहीं है। मेल मोर लेस देन 1800, फीमेल लेस देन 16 और 1500 कैलोरी। तो हम तो वैसे ही अपनी जरूरत का 2 गुना खाते हैं। तो अगर हम अपनी सुधर जाएं, केवल अपनी हरकतों को सुधार दें, 1200 टू 1800 कैलोरी पे ही, मतलब ज्यादा ना करें, जितना हमारी जरूरत है उतना ही खाएं। तो देखिए उस स्थिति में क्या हुआ कि कैलोरिक इनटेक हमने जो अचीवेबल है, जो जो जिसको मेंटेन किया जा सकता है, जिसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है, 4 साल तक उसको चला के देखा कि इससे क्या होता है। तो देखा गया, जो इंटेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशन वाला ग्रुप है उसने वेट ज्यादा लूज किया, 1 साल बाद वो ज्यादा फिट था। रेमिशन रेट कैसा रहा? 1 साल के बाद 11% लोग रेमिशन में चले गए। मतलब जो नॉर्मल खाना पीना रख के भी वो ठीक हो गए। भाई वेरी वेरी लो कैलोरी डाइट तो फिर जरा वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और बहुत लंबे समय तक चलाई जा सकने वाली चीज भी नहीं है। तो ये तो वो डाइट है जो हमको करना चाहिए, आदर्श भोजन प्रणाली। उसमें जाकर हमने देखा 11% लोग 1 ईयर में रेमिशन में रहे। 11%, 1 आउट ऑफ 10। 4 साल बाद भी 7.3% रेमिशन में रहे, जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसमें 2% केवल। अब सस्टेन्ड रेमिशन 9% में 1 साल तक रेमिशन बना रहा, 6.4% में 2 साल तक रेमिशन बना रहा, 3 साल तक, सॉरी 2 साल, ये 3 साल, और 3.5% में 4 साल तक रेमिशन बना, तो उसको मेंटेन भी कर पाए। इस प्रकार से केवल अपनी हरकतों को सुधार कर हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। अब एक बड़ी मजेदार, एक लास्ट में एक हम लोग चर्चा करते हैं, इंसुलिन थेरेपी से डायबिटीज कैसे रिवर्स की जा सकती है। अच्छा, इसमें से मैं अगर आपके साथ साझा करूं तो बेरेटिक सर्जरी का तो मुझे अनुभव नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत पेशेंट्स मेरे बेरेटिक सर्जरी में मैंने रेफर भी नहीं किए, शायद कहीं ना कहीं मानसिक आलत से है, मेंटल इनर्शिया, और बहुत ज़्यादा मुझे फॉलो भी नहीं करते बेरेटिक सर्जरी वाले पेशेंट्स। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव की। ये जो डाइटरी इंटरवेंशन है, इसका मैंने अपने ऊपर बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव किए। और आपसे अगर मैं अपने अनुभव साझा करूं, तो जितना आप नॉर्मल डाइट लेते हैं,
जितना आप नेचुरल डाइट लेते हैं, जितना आप एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेते, आपके अंदर एक विचित्र भाव उत्पन्न होता है। शरीर को, मैं कह सकता हूँ, शरीर इतना हल्का हो जाता है, शरीर इतना अच्छा लगता है कि हम लैक ऑफ एनर्जी, लोग कहेंगे, हमारे घर वाले पीछे पड़े रहते हैं कि तुम 2 महीने तक केवल फलों पे हो, कमजोर हो जाओगे ना। 2 महीने केवल फ्रूट्स पे और मिल्क पे रह के, और मैं अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक पाता हूँ बनिस्बत कि मैं जिस दिन पार्टी में जाके और पेट भर के खा के उसके बाद में मिठाई भर के आता हूँ, उस दिन तो लेथार्जी, भाई पेट भारी हो रहा है, कुछ काम नहीं किया जा रहा, लेट में सोने का मन कर रहा है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी मेक्स अस डिजीज्ड, और जिसको हम लोग कहते हैं अरे इसमें तो काम कैसे चलेगा, वह हमें बहुत रिलैक्सेशन और बहुत एक्टिवनेस देती है। ये इंसुलिन थेरेपी की अगर मैं बात करूं, मेरा 4 वर्षों का अनुभव है इसका, कि पेशेंट डायबिटिक आया और मेरे 2000 से ऊपर पेशेंट्स के ऊपर ये पॉलिसी पे मैंने काम किया है कि पेशेंट आया मेरे पास, कल मुझे शुगर हुई, शुगर है फास्टिंग 300, पीपी 400, HbA1c है 10+, मैंने समझा के बुझा के तैयार करके उसको इंसुलिन आरंभ की। 1 महीने तक उसको इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी पर रखा, और 1 महीने के बाद पेशेंट केवल मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल। मैंने किसी पेशेंट को ड्रग फ्री नहीं किया। ड्रग फ्री करते ही उसके मन में आता है मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, दोबारा अपने पुरानी हरकतों पे चला जाता है। तो मैक्सिमम पेशेंट 1 महीने की इंसुलिन थेरेपी के बाद केवल मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल। कुछ पेशेंट्स को उनके साथ में DPP-4 इनहिबिटर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। अधिकांश पेशेंट केवल इन दोनों से काम कर जाते हैं, और वही पेशेंट को अगर मैं कन्वेंशनल थेरेपी देता तो ट्रिपल ड्रग तक पे चलते रहते हैं, और कभी नीचे कभी ऊपर उनकी ग्लाइसेमिक स्टेटस फ्लक्चुएट करता रहता है। तो 4 ईयर का जो फॉलोअप है मेरे पास, मोर देन 2000 पेशेंट्स का, उनमें हमने देखा 1 महीने की थेरेपी रखने के बाद जादुई परिवर्तन होते हैं पेशेंट्स में। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और दूसरा भी करूँ, उनमें से कई पेशेंट्स हैं जो उसके बाद गायब हो गए और फिर 1, 2, 3 साल बाद आए तो फिर से उसी स्टेज में आए 300। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच लिया मेरी शुगर तो ठीक हो गई, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वहीं पहुंच गए। तो जहां मेडिसिन को हम रिवर्स कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को रिवर्स किया, तो डायबिटीज रिवर्स से रिवर्स हो जाएगी, दोबारा लौट आएगी। ये किस थेरेपी, किस थ्योरी पे काम करती है इंसुलिन, इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी, कि जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बीटा सेल्स को ही सप्रेस करने लग जाता है। बीटा सेल्स सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी। हाइपरग्लाइसीमिया बीटा सेल्स को सप्रेस करके और इंसुलिन सिक्रीशन कम कर देती है। आप किसी भी तरीके से उसकी ग्लूकोटॉक्सिसिटी जो 300-400 शुगर थी उसको घटा के आप 100-150 ले आइए, पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन इंप्रूव कर जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव कर जाएगा। आप किसी भी तरह से लाइए। तो अगर हम इंसुलिन लेके लिए आए, अर्ली इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी, तो हम कैसा काम कर सकते हैं, इसी के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई, और जिनसे मेरे मन में भी बहुत उत्साह आया, और मैंने इतनी बड़े संख्या में पेशेंट्स को 1 महीने के लिए इंसुलिन देनी शुरू की। मुझे एक बात पे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतने पेशेंट्स को डायबिटीज मालूम होने पे कन्विंस कर सका। लोग 10 साल की डायबिटीज के बाद भी कहते हैं पेशेंट तैयार नहीं है। पेशेंट तैयार नहीं है, पेशेंट इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि आप नहीं तैयार है। पहले अपने आप को तैयार करिए। मैं इतना डिटरमिन्ड रहा, देखिए आपको इससे ये फायदा होगा। थोड़ा काउंसलिंग करनी पड़ी, थोड़ा मेरा विश्वास था, पेशेंट्स ने भी सहयोग किया, और इतनी बड़ी संख्या में हम पेशेंट्स को इसमें रख पाए। अब मैं कोरोना काल के बाद से एक दूसरे थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, उनकी ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम करने पे, और इसका मैं प्रॉपर एक स्टडी की तरह से डाटा मेंटेन कर रहा हूँ, और फिर दोनों को कंपेयर करके हम इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे पब्लिकेशन के लिए। ये मैं आपसे कुछ समय बाद शेयर करूंगा कि अब क्या हम अपने पेशेंट्स के साथ करके, और उसका भी बहुत ही आश्चर्यजनक रिस्पॉन्स है। तो इंसुलिन कई तरह से हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है। हम जानते हैं कि MI बढ़ने के बाद इंसुलिन जब देते हैं तो वो मायोकार्डियल सेल के लिए बेनिफिशियल होती है। इसी तरह स्ट्रेस में जो बाकी सेल्स होती हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती है। तो इंसुलिन कई तरह से बेनिफिशियल भी है।
देखते हैं इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। एक मेटा एनालिसिस में क्या देखा गया, शॉर्ट टर्म इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी 1 महीने के लिए जब दी गई, आप ये देखो 3 महीने बाद 66, 2/3 पेशेंट्स ड्रग फ्री रेमिशन में, 6 महीने के बाद 60%, 1 साल के बाद लगभग आधे पेशेंट 1 साल के बाद भी रेमिशन में है, 2 साल के बाद भी 40% पेशेंट रेमिशन में है। क्या जादुई असर है। तो ग्लूकोटॉक्सिसिटी, इनिशियल जो हाई ग्लूकोज लेवल था उसको हमने अगर सप्रेस कर दिया, पेशेंट को तैयार कर लिया, तो उसके बाद काफी समय तक हम पेशेंट को रेमिशन में रख सकते हैं। तो यह रेमिशन का एडवांटेजेस हमको मिल सकते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन दें, चाहे मल्टीपल इंसुलिन की डोजेज दें, या फिर कुछ पेशेंट्स में इंटेंसिव ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट से भी देखा गया कि हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के साथ देखा गया तो ये देखिए कि रेमिशन का रेट सबसे कम था और वो बहुत जल्दी रिलैप्स आने की संभावना उनमें ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि जो ओरल ड्रग्स हैं वो पैंक्रियास के ऊपर निर्भर कर रही हैं, पैंक्रियास से इंसुलिन निकाल के काम करा रही है ना, और जो इंसुलिन है वो तो बाहर से आ गई, उसने पैंक्रियास को रेस्ट दिया। तो जब हम बीटा सेल्स को रेस्ट देते हैं तब वो जो थकी हुई बीटा सेल्स थी वो दोबारा रिजुविनेट होती है और वो काम अच्छा कर पाती है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया कि सर्जरी से, इंटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेरी लो कैलोरी डाइट से, और इनिशियल डायबिटीज को, इनिशियल एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज कि अगर हम इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी दें तो उनसे हम ये डायबिटीज को सप्रेस कर सकते हैं और उसको रेमिशन तक में इंड्यूस कर सकते हैं। उसके फायदा क्या है भाई, सोचो पेशेंट को कितना अच्छा लगेगा कि वो अब वैसा डायबिटिक नहीं रहा, अब वो सुधरा हुआ डायबिटिक हो गया है। तो एक बहुत ही रिवॉर्डिंग है कि पेशेंट की दवाएं कम हो गई, इंसुलिन चल रहा था तो इंसुलिन छूट गई। कुछ डायरेक्ट एडवांटेजेस भी हैं कि इंश्योरेंस में है और कई और लीगल मैटर्स में, कई जगहों पे ऑक्यूपेशन रिलेटेड जहाँ पे डायबिटिक व्यक्ति नहीं लिए जा सकते, वहाँ पर भी ये पेशेंट्स दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और सोसाइटी के लिए तो इससे बढ़ के लाभकारी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कितना बड़ा बर्डन है डायबिटिक इंडिविजुअल्स का। अगर ये कम होता है, थोड़ा भी कम होना हमारे ऊपर बहुत बड़ा लोड, हमारे देश पर, हमारे समाज पर, डॉक्टर्स पर और पेशेंट और उसकी फैमिली पर तो लोड है ही है, उसको कम कर सकते हैं। तो मित्रों, अंत में फिर अब हम अगर बात करें कि रिवर्सल के विषय में सोचना प्रारंभ करना है, हमको काम करना है अपने ऊपर, तो तुरंत शुरू कर दीजिए। पेशेंट कौन से हैं वो पेशेंट जिन पे संभावना ज्यादा होगी, तो कैसे होगी, या सर्जरी से होगी, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होगी, या अगर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज पे आया है तो इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी पे होगी। और जितना ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज कम हो उतना इसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे। जितना कैलोरी एक्सेस में पेशेंट रहा है उतने उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। और जितना सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया ना हो के थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का हाइपरग्लाइसीमिया, उनमें चांसेस ज्यादा होंगे। इनमें अपना विश्वास जगाइए। खुद जब आपका विश्वास होगा तो आप पेशेंट से विश्वास के साथ कह पाएंगे, और जब पेशेंट से आपके विश्वास पे, भारत का पेशेंट अभी भी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करता है और उसके अनुसार चलता है। हम अपना विश्वास स्वयं खो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं अगर सोसाइटी हमारे अगेंस्ट है तो। यदि हम अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पेशेंट के साथ खड़े होंगे, हम जो कह रहे हैं उस पर हम यकीन रखते होंगे, तो पेशेंट हम पर अवश्य यकीन करेगा। तो डायबिटीज में रेमिशन पॉसिबल है। हमें आवश्यकता क्या है? मोटिवेशन की। वेट लूज करो और रेमिशन प्राप्त कर पाओगे। क्योर कि अब यू वर डायबिटिक बट नाउ यू हैव बीन क्योर्ड ऑफ दैट, यह थोड़ी दूर की चीज है। अभी हम इस पर बात नहीं करते। अभी हम डायबिटीज को सप्रेशन, उसको रेमिशन में ही रख लें, ड्रग फ्री रेमिशन में रख लें, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धन्यवाद।